आज हम ग्लोबलाइजेशन के कारण के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप सभी को पता है कि हम लोग जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो आई है उसके ऊपर हमने ग्लोबलाइजेशन है क्या उसको हमने समझा है, उसको किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज जो है हम ग्लोबलाइजेशन के कारण को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है पूरे विश्व में फैला। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन किसी एक कारण से फैला है, या ऐसा कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का केवल एक ही कारण है। लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें तो ग्लोबलाइजेशन के फैलने का या ग्लोबलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है विस्तार से एकदम जो बढ़ चढ़कर सामने आया, तो उसके पीछे जो मेन कारण बताया जाता है वो टेक्नोलॉजी है। कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है पूरी दुनिया एक तरीके से रफ्तार पकड़ पाई है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र को अगर उठा लेते हैं तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही वो एक ऐसा पैमाना है जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया एक तरीके से कहें कि फास्ट और इंटरकनेक्टेड हो गई है। अब ये पूरी दुनिया इस तरीके से लगने लगी है कि मानो एक छोटा गांव हो, केवल और केवल टेक्नोलॉजी की वजह से। आज आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिनटों में आप जो है फ़ोन कॉल के ज़रिए से जो है वो बात कर सकते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है और इंडिया में वो कॉल करे और तुरंत वो बात हो सकती है उसकी। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, या कम्युनिकेशन का जो एक विकास किया है उसके ज़रिए ये सब बहुत ही जल्दी पॉसिबल हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें अब ऐसे लगने लगा है कि मानो ये पूरी दुनिया एक छोटा गांव हो, इस तरीके से जो है अब प्रतीत होने लगा है। और ये सब क्यों संभव हो पाया है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया, या टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो कैसे इसमें जो है अपनी निर्णायक भूमिका जो है वो निभाता है। इनोवेशंस लाइक द telegraph, telephone and microchip have revolutionized communication, making it faster and more efficient। ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी जब स्टार्टिंग में आई थी तो इसने टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप जैसे नई नई चीज़ों का जो है आविष्कार किया। और ये सबसे स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसने क्या किया? इसने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आया। और इसने क्या किया? पूरी दुनिया को फास्ट और एफिशिएंट बनाने का काम किया। और फिर हम धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए और मॉडर्न होते गए, वैसे वैसे सारी चीज़ें और तेज़ी से बढ़ती गई और नई नई चीज़ें जो है वो आने लगी। इन एंशियंट टाइम कम्युनिकेशन लीड ऑन लेटर्स एंड पोस्टल सिस्टम विच वेयर टाइम कंज्यूमिंग। अब ये बताया जा रहा है कि पुराने समय में जो लेटर होता था और जो पोस्टल सिस्टम्स होते थे, यानी अगर किसी को हमें बात करनी है, किसी से कोई ज़रूरी काम है, तो हम उसको क्या करते थे? उसे हम लेटर लिखते थे, या फिर पोस्टल सिस्टम होता था जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते या महीने लग जाते थे एक चिट्ठी या एक पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और अब क्या हुआ? इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, जिसमें अब इंस्टेंट कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाई है। मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है वो तुरंत आप जस्ट एक बटन दबाएंगे तो एक मैसेज जो है, आपका जो मैसेज है वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इंस्टेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल अक्रॉस द ग्लोब, रिड्यूसिंग डिस्टेंस एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। और इस इंस्टेंट कम्युनिकेशन ने जो है हमारे डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। मानो एक पल या 1 सेकंड के अंदर जो है आपका मैसेज दूसरे जो लोग हैं वहाँ तक आपका पहुँच जाता है। इसी को हम इंस्टेंट जो कम्युनिकेशन है वो कहते हैं। और इसने क्या किया है? इसने ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। अब पूरी दुनिया जो है वो आपके एक सिंगल फ़ोन में समाहित है। आप जो चाहें वो अपने इस सिंगल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। जो चाहें वो संदेश आप जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में मात्र एक फ़ोन से जो है वो भेज सकते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज मोर यूजफुल नाउडेज एज इट हेल्प इन कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंटली। अब ये बताया गया कि जब टेक्नोलॉजी को प्रिंटिंग क्षेत्र में लेके आया गया तो ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
क्योंकि ये जो है ये परमानेंट रिकॉर्ड्स को जो है या फिर डॉक्यूमेंट्स को रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब ये पहले जो था कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है, ये और ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। अब इस प्रिंटिंग को रिप्लेस करते हुए क्या चीज़ें आ गई हैं, अब जो परमानेंट रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने की बात थी, जो पहले प्रिंटिंग के माध्यम से होती थी कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको प्रिंट करके लोग रख लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे इसको रिप्लेस करते हुए क्लाउड का सिस्टम आ गया है। अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्लाउड स्टोरेज नाम की एक चीज़ है कि जहाँ पर आप अपनी फाइल को जो है सेव करके रख सकते हैं और ये जीवन भर आपके लिए सुरक्षित रहेगा। इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और ये इसके अंदर कहीं कोई खो जाने का भी डर या खतरा नहीं होता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि अगर कहीं किसी सरकारी दफ्तर में आग लग गई या कोई नेचुरल डिसास्टर आ गया तो वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे या रिकॉर्ड्स होते थे वो पूरा ख़राब हो जाता था या तहस महस हो जाता था। लेकिन जब से ये क्लाउड सिस्टम एक तरीके से आया है तो इस टेक्नोलॉजी ने जो है इस रिकॉर्ड सिस्टम को और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। आप देखेंगे कि क्लाउड सिस्टम जो है अब वो हर जगह जो है वो लागू है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अंदर इनबिल्ड फीचर आपको मिलता है। अगर आपके पास जीमेल नहीं है, अगर कोई फ़ोन है तो उसके अंदर भी आपका एक अकाउंट होता है। जैसे एप्पल आईडी आपकी हो गई, एमआई का फ़ोन है, जोमी का फ़ोन है, तो उसके अंदर भी उसका खुद का अपना एक अकाउंट होता है और उसके अंदर आपको एक स्पेशल 15 GB या फिर 6 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB जो है ये आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जिसके अंदर आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन का बैकअप बना सकते हैं। तो वो बेसिकली इसी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने की बात, जो सिक्योर करने की चीज़ है वो इसी चीज़ से पॉसिबल होती है और इसी सिक्योरिटी की वजह से जो है ये सिस्टम जो है यहाँ पर लाया गया है। द फ्री मूवमेंट ऑफ आइडियाज, कैपिटल, commodities and people across the world has become possible largely due to technological progress। अब ये बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसने बहुत तेज़ी से जो है आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल को एक दूसरे से कनेक्ट किया है। और ये संभव कैसे हुआ है? ये सब टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस से हुआ है। Today we can interconnected with the rest of the world instantly। अब आज के टाइम पर क्या है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये किस वजह से? ये टेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल हो पाया है। आज जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो आप हैं वो हमेशा ग्लोबल के हर एक कंट्री से आप कनेक्टेड हैं। आप तुरंत एक ट्वीट करते हैं किसी दूसरी कंट्री के लोगों को, तुरंत आप जो है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। एक ट्वीट, एक मैसेज या एक कॉल आपको पूरी दुनिया से कनेक्टेड रखता है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये सब इंटरनेट के वजह से हो पाया है। और इंटरनेट किसकी देन है? ये टेक्नोलॉजी की देन है। दिस ग्लोबल कनेक्शन एनेबल अस टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मेजर ग्लोबल इशू लाइक बर्ड फ्लू, सुनामी, पेंडेमिक्स इन रियल टाइम। अब ये बताया जा रहा है कि इस ग्लोबल कनेक्शन की वजह से जो है हम लोगों ने जो है ग्लोबल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मेजर इश्यूज हैं उसको भी हमने रिकॉग्नाइज किया है और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। अब ये कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं? जैसे कि बर्ड फ्लू, सुनामी और पेंडेमिक्स। यानी कि वर्ल्ड के अंदर अगर ग्लोबल कनेक्शन नहीं होता तो ये जो बीमारियां हैं या ये जो समस्याएं हैं ये हम कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। अगर एक कंट्री के अंदर कोई मान लीजिए बर्ड फ्लू आ गया और वहाँ की सरकार सालों से उस चीज़ से परेशान है और बहुत स्ट्रगल के बाद जो है इस बर्ड फ्लू का जो डोज है या फिर इसका जो ट्रीटमेंट है उसका वो आविष्कार कर लेती है। अब यही बीमारी जो है दूसरी कंट्री में फैल जाती है। अब जब ग्लोबल कनेक्शन है ही नहीं तो उनको इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस बर्ड फ्लू को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए क्या मेडिसिन हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जो समस्याएं, जो स्ट्रगल, जो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई थी एक कंट्री को, वही प्रॉब्लम्स उस कंट्री को भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पर जो ग्लोबल कनेक्शन है, इंटरनेट है आपके पास, आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के माध्यम से, एक मोबाइल के माध्यम से जो है मिल जाती है। न्यूज़ आप देखते हैं टीवी पर,
हमेशा आपको अपडेट मिलती रहती है कि पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से हम नई नई जो समस्याएं हैं उसको हम जान पाए हैं और उसके ऊपर क्या उचित कार्यवाही होनी चाहिए उसको भी हम जो है वो समय समय पर करते रहे हैं। टेक्नोलॉजी नॉट ओनली प्रमोट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बट ऑल्सो स्ट्रेंथनेस ग्लोबल कॉपरेशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब ये बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो केवल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ही प्रमोशन या फिर प्रमोट नहीं करता है, बल्कि ये ग्लोबली कोऑपरेशन की भी बात करता है और ग्लोबल लेवल पर जो है इसने सहयोग किया है बढ़ चढ़कर। अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या एक तरीके से कहें कि परिणाम रहे हैं। तो हालांकि ग्लोबलाइजेशन का कोई एक परिणाम नहीं रहा है, इसके बहुत सारे परिणाम रहे हैं और आप जो है हर क्षेत्र में जो है ग्लोबलाइजेशन के परिणाम को जो है या फिर कंसिक्वेंसेस हैं इसके, उसको आप देख सकते हैं। आप सुबह उठते हैं और जो आपका पूरा रोज़मर्रा का जीवन होता है उसमें आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट या फिर आपको इसका असर दिखता होगा। ये सब क्या है, यही सब जो है वो कंसिक्वेंसेस हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से इसको 2-3 पार्ट्स में जो है वो बांटा गया है और आपकी एनसीईआरटी में भी जो है मेजरली इसको 3 तरीके से बांटा गया है। एक तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हैं, उसके बाद इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हैं, उसके बाद कल्चरल कंसिक्वेंसेस हैं। तो हम बारी बारी से इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या आपको लिखना है या फिर इसका जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस वर्ल्ड के अंदर रहे तो वो क्या चीज़ रहे। ग्लोबल पॉलिसी नाउ प्रिपेयर्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन बाय पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस कंट्रीज। अब ये बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो है जो भी ग्लोबल पॉलिसीज बनती हैं वो किसी एक कंट्री के द्वारा नहीं बनाई जाती है। अब ये कोऑर्डिनेशन के द्वारा बनता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, वो अपने ओपिनियन रखते हैं, यहाँ से अपने ओपिनियन रखे जाते हैं, उसके बाद जो है ग्लोबल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो ये पहला जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस रहा है वर्ल्ड के अंदर, ये पहला कंसिक्वेंसेस है। अगला है WHO रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ सेमिनार ग्लोबली टू इम्प्रूव अवेयरनेस एंड प्रीपेयर्डनेस। अब ये बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता है कि WHO जो है पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर सेमिनार ऑर्गेनाइज कराता है और बहुत सारे इनिशिएटिव जो लेता है। इससे क्या होता है, इसे ग्लोबल लेवल पर जो है वो अवेयरनेस इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन UNO वॉज इस्टेब्लिश विद द कोऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप वर्ल्ड वाइड। अब जब पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके सहयोग से जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना UNO। अब आप सबको पता है कि UNO का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में ये रखता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में सुरक्षा के लिए, शांति कायम करने के लिए। जब हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो चैप्टर था, जब हम उसको पढ़ रहे थे तो हमने UNO के ऊपर बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो भी जो है आप ये जो क्लास 12 की प्लेलिस्ट है इसके अंदर आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत डिटेल्ड में चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि UNO कैसे काम करता है, UNO के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं, उनके क्या रोल हैं, सारी कुछ जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने कवर किया हुआ है। अगला पॉइंट है विद द इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया स्टेट्स हैव बिकम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव इन गवर्नेंस। ये बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से और मीडिया के वजह से जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी नहीं थी और मीडिया भी नहीं था, तो जो स्टेट होते थे वो बहुत कमज़ोर होते थे या फिर जो उनका गवर्नेंस सिस्टम होता था वो काफ़ी वीक होता था। अब इसके अंदर जो सरकार के अंदर हैं वो जो चाहे वो कर सकते थे या फिर वो अपडेट नहीं मिल पाती थी इन गवर्नेंस के अंदर या फिर स्टेट के अंदर कि उनको और क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पे कमियां हैं जिसे हमें रिफॉर्म करना है, कहाँ पर किस हमारी ज़रूरत है या कहीं पे हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सब कैसे पॉसिबल हो पाया है। ये कंटिन्यू अपडेट की वजह से मीडिया जो है इसे लोकतंत्र का 4th पिलर कहा जाता है। तो क्यों इसको 4th पिलर डेमोक्रेसी का कहा जाता है, क्योंकि इसका रोल जो है एक स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है।
कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग रैपिडली थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक, सोशल एंड मार्केट सेक्टर। ये बताया जा रहा है कि कंट्रीज जो है वो लगातार प्रोग्रेस कर रही हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी, इसका मेन कारण यही है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर और मार्केट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा विकास कर रही हैं। गवर्नमेंट्स आर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हुए लॉ और ऑर्डर को मजबूत बनाया जा रहा है और नेशनल सिक्योरिटी पर भी काम किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट जो है अब इन चीज़ों पर शिफ्ट हो गई हैं, अब इन चीज़ों की बात की जा रही है। ड्यूरिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक सुनामी, एपिडेमिक्स एंड टेररिज्म, ऑल कंट्रीज कोऑपरेट एंड एक्ट कलेक्टिवली। अब ये बताया जा रहा है कि जब ग्लोबल लेवल पर कोई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि सुनामी आता है या कोई एपिडेमिक्स आया या टेररिज्म आया, तो अब पूरी कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे का सहयोग करती हैं और वो सब लोग एक जैसे निर्णय या फैसले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस रहे जो कि आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस देखते हैं कि कौन से वो आर्थिक परिणाम थे जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया में फैले। ग्लोबलाइजेशन इज द फ्लो और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कैपिटल, पीपल एंड आइडिया अक्रॉस बॉर्डर। ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक एक्सचेंज है या फिर फ्लो है, किसका? कमोडिटीज़ का, कैपिटल का, लोगों का यानी पीपल और आइडियाज़ का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सीधे सीधे एक स्टेट की जो इकोनॉमी होती है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करती है। द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs हैज़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन सेक्टर लाइक सेल फोन, फास्ट फूड एंड BPOs। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी MNCs बनाई गई और जिसने जो है बहुत सारे सेक्टर्स में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है पूरी दुनिया को उसने दिया। बहुत सारे अलग अलग आप कंपनीज़ के जो टेलीफोन है वो देख पा रहे होंगे, फास्ट फूड अलग अलग जो है वो आप देख पा रहे होंगे, BPOs जो है वो निकाले जाते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है और ये कहीं ना कहीं जो MNCs हैं वो एक कंट्री के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग। वर्ल्ड ट्रेड हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अब जो हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था उसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर ट्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि अब हमने जो ट्रेड के ऊपर जो बैरियर होता था उसको हमने ख़त्म कर दिया या फिर रिड्यूस कर दिया। डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिंगिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं? वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो लोन के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से। और इससे क्या होता है? इससे दोनों का जो म्यूचुअल इकोनॉमी होती है उसमें बेनिफिट इनको मिलता है। हालांकि ये अलग बात है कि अगर वीज़ा की पॉलिसी को लेकर अगर डिस्कस किया जाए तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट अपना जो पॉलिसी है उसको बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको जो जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डायरेक्टली वीज़ा नहीं मिल सकता। वीज़ा के लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी हालांकि इन लोगों ने बना रखा है, लेकिन बावजूद इसके जो है इन कंट्रीज़ को जो है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती है। इससे इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बूस्ट हुई है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी IMF एंड वर्ल्ड बैंक होल्ड सिग्निफिकेंट पावर इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स। आप सभी को पता होगा कि IMF, वर्ल्ड बैंक ये दो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर जो हर एक कंट्री को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट बना है। इंटरनेट एंड IT सर्विस एक्सपेंडेड रैपिडली बूस्टिंग सर्विस सेक्टर ग्रोथ। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट और IT सर्विस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इन्होंने हर कंट्रीज़ के जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ का काम किया है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड कैपिटल मूवमेंट कंट्रोल्स हैव बीन रिड्यूस्ड मेकिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ईजर। अब क्या हुआ कि जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था उसको कम कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो कैपिटल मूवमेंट का कंट्रोल था
इसको बहुत तेज़ी से जो है वो कम किया गया है। इससे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हालांकि इन सब फायदों के बावजूद भी ये चीज़ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किनके द्वारा? जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। द इकोनॉमी ऑफ सम पुअर कंट्रीज हैज़ सफरेड ऑफ्टन बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। जितनी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो पुअर कंट्रीज़ हैं या फिर जिनकी जो इकोनॉमी है वो छोटी है या कमज़ोर है, उनको जो है वो एक्सप्लॉइटेशन होना पड़ता है इन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से। अब यहाँ पर हम इसके जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका, फूड हैबिट्स हैव चेंज्ड। पीपल नाउ प्रेफर आइटम लाइक्स बर्गर, मसाला डोसा, पिज्ज़ा एक्सेट्रा। तो ये बताया गया है कि कल्चरल या फिर सांस्कृतिक जो परिणाम रहा, सबसे पहला यही बताया गया कि हमारा जो खान पान है उस पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। वो पूरी तरीके से जो है वो चेंज हो गया है। अब आज के टाइम के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बर्गर, पिज्ज़ा, मसाला डोसा, चाउमीन, बर्गर, इन सब चीज़ों को खाना वो पसंद करते हैं और ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं। और अब जो है इसका एक्सेस आपको हर जगह मिल जाएगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब ये सारी चीज़ें हर जगह मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा जो है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हुआ है। ग्लोबल ट्रेंड इन्फ्लुएंस हाउ पीपल ईट, ड्रेस एंड सेलिब्रेट। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंज हुआ है। हम किस तरीके से खाते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, कैसे पहनते हैं और क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, इसके ऊपर जो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसके ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर का जो असर है वो आपको नज़र आता होगा। क्लोथिंग स्टाइल लाइक ब्लू जीन्स आर नाउ कॉमन इवन इन रूरल इंडिया, विल सम इन दी वेस्ट वेयर इंडियन आइटम्स लाइक खादी कुर्ता। अब ये बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है जिसमें ब्लू जीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अब इंडिया के अंदर या फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये ब्लू जीन्स जो कि वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इवन रूरल इंडिया में भी आपको हर एक जो व्यक्ति है 10 व्यक्ति में से 4 या 5 व्यक्ति जो है आपको ब्लू जीन्स में नज़र आ जाएगा। ये जो ब्लू जीन्स का कल्चर है ये वेस्टर्न कल्चर है। और इतना ही नहीं कि वेस्टर्न का ही केवल जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस है वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बल्कि जो लोकल लेवल पर जो कल्चरल सिस्टम है, यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडियन जो कल्चर है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में फेमस हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो खादी कुर्ता पहनना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब कल्चरल कंसिक्वेंसेस और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। वेस्टर्न फेस्टिवल लाइक क्रिसमस, वैलेंटाइन डेज आर वाइडली सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब ये जो वैलेंटाइन है या फिर क्रिसमस है ये आप इंडिया के अंदर भी बहुत धूमधाम से मनाते हुए आपको नज़र आते होंगे लोग। तो ये जो सांस्कृतिक प्रभाव हमारे इंडिया के ऊपर देखा जा रहा है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। देयर इज़ वन वे कल्चरल फ्लो, इंडिया अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर मोर देन वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट इंडियन कल्चर। अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने जितना वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है उतना ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इंडिया के कल्चर को अपनाया है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब ये चीज़ें होता है तो कल्चरल एक्सचेंज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है। आज के टाइम पर अगर हम कल्चरल एक्सचेंज को देखें तो इंडिया के ही अंदर आपको अलग अलग कंट्रीज़ के जो कल्चरल वैल्यू हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, चाहे वो फूड के ऊपर हो या फिर ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हो, बोल चाल में हो या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में हो, उसके अंदर आपको वेस्टर्न वैल्यूज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ऐसे ही जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इंडियन जो कल्चरल वैल्यू है वो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा अगर कल्चरल कंसिक्वेंसेस में हम मीडिया और एंटरटेनमेंट को देखें तो इस पर भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर वही बताया गया है कि हॉलीवुड मूवीज़ आर पॉपुलर ग्लोबली,
इंक्लूडिंग इन इंडिया। अब ये बताया जा रहा है कि हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, और ये पॉसिबल हो पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप पोस्टर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप सभी को कि हैरी पॉटर ये एक हॉलीवुड मूवी है, और इंडिया में मौजूद 90% जो लोग हैं वो इससे परिचित होंगे, या फिर जो मार्वल्स की मूवी हैं जितनी भी, तो ये मूवीज़ जो हैं इससे भी आप सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे खासे परिचित होंगे। अब ऐसा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है कि मार्वल्स की मूवी या हॉलीवुड की जो फेमस मूवी हैं वो जिस दिन बाहर कंट्री में जो है रिलीज़ हो रही हैं उसी दिन हिंदी में डब्ड होके इंडिया में भी लॉन्च होती हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। पीपल शो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल फिल्म्स लाइक जोरासिक वर्ल्ड सीरीज़। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो इन हॉलीवुड मूवीज़ में जो है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, चाहे वो मार्वल्स की मूवी हो, हैरी पॉटर की मूवी हो, या फिर हॉलीवुड की जोरासिक वर्ल्ड जैसी जो सीरीज़ हैं वो निकली हैं। और यही ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट है कि इंडिया के जो एक्टर होते हैं उनको हॉलीवुड में जो है एक्टिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे आप जोरासिक वर्ल्ड मूवी में आप इस एक्टर को देखेंगे, आई थिंक इनका नाम इरफान खान है। इन्होंने इस मूवी के अंदर जो है एक मेन एक्टर के रूप में काम किया है। आप इंडिया की मूवी में जो है वो आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एक्टर्स हैं उनको कई बार लिया जाता है। ये सिलसिला कोई अभी नया नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी खतरों के खिलाड़ी देखा होगा तो उसके अंदर जो अंडरटेकर है वो एक बहुत बड़े, एक तरीके से कहें कि WWE के फाइटर थे, उसको मूवी में जो है वो लिया गया। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव को ही दिखाती हैं। अब हम यहाँ पर सोशल शिफ्ट की बात करते हैं कि क्या सामाजिक बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि वुमेन्स कंडीशन एट वर्क प्लेस हैव इम्प्रूव्ड कंपेयर टू दी पास्ट। ये बताया गया कि जो वुमेन्स होती थी उनकी कंडीशन जो है काफ़ी सुधरी है जहाँ पर वो काम करती हैं, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है उनके वर्क प्लेस पे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है अगर हम ग्लोबलाइजेशन के पहले की तुलना में अगर हम बात करें। इसके अलावा जो कंजर्वेटिव थिंकिंग थी वो भी काफ़ी कम हुई है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्निज्म और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के चलते। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस को दिखाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से जो सांस्कृतिक या फिर कल्चरल बदलाव हैं वो आए हैं।